पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। कोरोना की कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसे एक रहस्यमय बीमारी पूरी दुनिया में फैली और फिर कई नामकरण के बाद उसे एक स्पेनिश फ्लू नाम दे दिया गया। और यही नाम क्यों दे दिया गया वो आप पहले भाग में देख चुके हैं। ठीक उसी तरह एक रहस्यमय बीमारी जिसे आज कोविड-19 कहा जा रहा है पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन चुका है। क्या है वो रहस्य? कहते हैं बुराई कभी खत्म नहीं होती, वह बस अपना रूप बदलती रहती है। ठीक उसी तरह भले ही आधिकारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध 1917 में खत्म हो चुका था, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के साथ ही एक और युद्ध की बुनियाद पड़ गई थी, जो कि इमारत के रूप में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मतलब कि 1945 के बाद दिखी। उस युद्ध का नाम था शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार। 1945 से 1990 तक यानी कि पूरे 45 साल तक चली ये लड़ाई, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, ये हथियार से लड़ी जाने वाली कोई लड़ाई नहीं थी। वास्तव में ये एक वैचारिक लड़ाई थी जो कि विश्वव्यापी पैमाने पर लड़ी जा रही थी और पूरे विश्व को प्रभावित कर रही थी। यह लड़ाई थी विश्व के उस समय के दो महाशक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। वो सोवियत संघ जिसे हम USSR के नाम से भी जानते रहे हैं। पूरे 45 साल तक चले इस कोल्ड वार ने पूरे विश्व को कई बार प्रभावित किया। क्या थी ये लड़ाई और क्यों? बुनियादी तौर पर हम इसे समझे तो वास्तव में यह लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई थी, जो दुनिया के दो बड़े राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ी जा रही थी। और दोनों के बीच जो सबसे बड़ा वैचारिक मतभेद था वह था अमेरिका समर्थितवाद पूंजीवाद और सोवियत संघ के समर्थितवाद साम्यवाद। पूंजीवाद, जहाँ की पूंजी सबसे ऊपर होती है उसके बाद कुछ आता है, वहीं साम्यवाद जहाँ श्रम सबसे ऊपर होता है उसके बाद कुछ भी आता है। बहरहाल पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में कौन सही है कौन गलत, इसका नतीजा तो कभी नहीं निकल पाया। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि एक समय बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने कुशल और कूटनीतिक राजनीतिक चालों से सोवियत संघ को विखंडित जरूर कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कहीं न कहीं साम्यवाद को पीछे हटना पड़ा और पूंजीवाद जीत गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि पूरे शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच रिश्ते बहुत गहरे और अच्छे रहे, जिसका भारत को फायदा भी मिला, आर्थिक और वैश्विक दोनों स्तर पर। बावजूद इसके इस दौरान भारत के संबंध अमेरिका से भी ठीक ठाक बने रहे। शायद यही वजह रही होगी कि अमेरिका ने भारत को कभी शत्रु देश नहीं माना। मगर 20वीं सदी के जाते जाते विश्व की तस्वीर बहुत तेज़ी से बदलने लगी। भारत और सोवियत संघ के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे और उधर ग्लोबलाइजेशन के जरिए अमेरिका की भारत के बाज़ार पर पकड़ मजबूत होती गई। और ये तो हम सब जानते हैं कि आपके पास पूंजी का होना आपके शक्तिशाली होने की सबसे पहली शर्त है, और जिसके पास पूंजी होती है बाज़ार भी उसी के पास होता है, और उस समय बाज़ार अमेरिका के पास था। ये बात है 1990 की। अपने आर्थिक शक्ति के दम पर अमेरिका पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आज अपने कद से बहुत बड़े हैं वो किसी न किसी की लाश पर खड़े हैं। अमेरिका ने सोवियत संघ को हराने के लिए कुछ औजारों का इस्तेमाल किया था और 20वीं सदी के अंत तक आते आते वही औजार उसके विरोधी ताकतों के रूप में उभरने लगे। यहाँ भी अमेरिका ने उन ताकतों को अपनी बराबरी में खड़े रहने का कोई मौका नहीं दिया और दुनिया में उसकी बादशाहत कायम रही, लेकिन उसके दुश्मन बनने लगे। इधर जब अमेरिका पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका था, ठीक उसी समय एक देश ऐसा भी था जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना रहा था। उसकी कमजोरी थी उस देश की बेलगाम बढ़ती आबादी, जिसको उसने अपने श्रम शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया और विश्व अर्थव्यवस्था में न सिर्फ अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई, बल्कि देखते ही देखते विश्व अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। इधर अमेरिका ने पहले खाड़ी युद्ध फिर आतंकवाद के खात्मे के नाम पर अफगानिस्तान पर हमले करके अपने दुश्मनों की संख्या और बढ़ा ली। वो बाजार का एक सबक भूल गया कि व्यापारी कभी किसी से उलझता नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया से उलझता रहा। इधर चीन ने अमेरिका की गलतियों का पूरा फ़ायदा उठाया और बाजार पर कब्जा करता चला गया, क्योंकि उसको ये याद था कि आपके पास पूंजी का होना आपके शक्तिशाली होने की पहली शर्त है, और पूंजी उसी के पास होती है जिसका बाजार पर कब्जा होता है। चीन का मजबूत बनकर उभरना अगर किसी को खटक सकता था तो वो अमेरिका ही था, और उसे यह बात खटकने लगी। वो इसलिए क्योंकि वो पहले से ही जंगल का राजा रहा है और एक शेर
जंगल में दूसरा शेर बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी वजह यह भी हो सकती है, जिस साम्यवाद को वो कोल्ड वॉर के जरिए हरा चुका है, उसे लग रहा हो कि चीन के जरिए फिर वही साम्यवाद सर उठा रहा हो, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि आज रूस के बाद साम्यवाद को मानने वाला सबसे बड़ा देश चीन है। ऐसे में उसने भारत का हाथ थामा है। इस हाथ थामने के पीछे कई अप्रत्यक्ष कारण होंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से कारण दिख रहा है वो ये कि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन का बाजार पर कब्जा है तो भारत के पास बाजार है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और भारत के बीच जो कुछ भी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं वो अमेरिका के इसी पॉलिसी के तहत मालूम दिखाई देती है। मगर आज अमेरिका की पूरे विश्व में ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ अकेला ये साबित करने में लगा है कि चीन ने उसके ऊपर कोरोना नाम के वायरस का जैविक हमला किया है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो खुलकर उसका साथ दे रहे हैं। अब आते हैं वापस मुद्दे पर, यानी कि बात कोरोना की। अब ऐसे कई सवाल हैं जो आप लोगों के मन में आ रहे होंगे, जैसे अमेरिका और चीन कोरोना को एक दूसरे पर क्यों मर रहे हैं। अगर कोरोना एक वैश्विक महामारी है तो दुनिया के कुछ ही देशों में इसकी ज़्यादा चर्चा क्यों है। कोरोना के लक्षण और इलाज को लेकर पूरी दुनिया में अभी तक कोई एक राय क्यों नहीं बन पा रही है। लॉकडाउन को लेकर पूरी दुनिया जितनी गंभीर दिखी उतना अमेरिका क्यों नहीं दिखा। तो क्या एक बार फिर से वैचारिक युद्ध के रूप में अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेड वॉर में चोट खाए अमेरिका ने शीत युद्ध में भारत का चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया हो और कोरोना इसी पूर्व नियोजित शीत युद्ध का हिस्सा हो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई है जो पहले पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत पैदा करके दहशत का धंधा करना चाहता हो और दुनिया के बाकी देशों ने इस दहशत का समर्थन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने देश में अपने निजी एवं राजनीतिक हित साधने हों। और सबसे अहम सवाल, इन सब में हम कहाँ खड़े हैं और अगर शीत युद्ध का बिगुल बच चुका है तो इससे निपटने की हमारी रणनीति क्या होगी। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे मौक़ों पर भारत ने अपने आप को तटस्थ रखकर न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित किया है बल्कि अपनी अहमियत को भी साबित किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद पर ही तो कायम है। हादसों की जद पर हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। जय हिंद, जय भारत।